हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर। आज पढ़ेंगे थॉमस नैश के बारे में। लेक्चर नंबर 37 है ये, और मेरी तरफ से एलिजाबेथन एज का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जैकोबियन एज स्टार्ट करेंगे। थॉमस नैश के पहले तो डेट्स देखो। 1567 से 1601 इन ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी चल रहा है ना। तो डेट ऑफ बर्थ में ये थोड़ा याद रखना, ये हो सकता है कल को पूछें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटी विट्स, है ना। और मतलब हमें तो ये फर्स्ट ईयर में बता दिया था जब मैं कॉलेज में थी, तो हमें बता दिया था कि यूनिवर्सिटी विट्स हैं। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। और फिर ऑब्वियसली नेट में तो सवाल आते ही हैं। तो थॉमस नैश जो हैं, उनके ये डेट्स थे। और सबसे पहले शुरू करेंगे हम इस वर्क से, पियर्स पेनिलेस, हिज सप्लिकेशन टू द डेविल। अब क्या है कि ये जो इनका नाम है, इनका जो सर नेम है पेनीलेस, ये थोड़ा सा सिंबॉलिक है। कैसे? पेनीलेस, जिसके पास पेनी नहीं है, पैसा नहीं है। तो पियर्स पेनीलेस एक ऐसा इंसान है जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से, क्योंकि उसकी शायद थोड़ी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही है। और वो थोड़ा, एक होता है ना जब आप ट्राई करते हैं लाइफ में और फिर आपका फिर भी चीज़ें सही नहीं हो रही होती हैं, तो आप थोड़ा सा एक बिटरनेस सी आपके अंदर आ जाती है। आपको थोड़ा सा बुरा लगता है चीज़ों के बारे में, एंड देन यू यू वांट टू कंप्लेन, राइट। तो पियर्स पेनिलेस, और उनकी सप्लिकेशन है किसको? डेविल को। वो डेविल को कंप्लेन कर रहे हैं। सप्लिकेशन क्या होता है? एक तरीके से किसी से सप्लिकेशन होता है किसी से कुछ मांगना, है ना। या और बहुत ही अर्जेंसी से मांगना, है ना, कि कोई चीज़ चाहिए। तो पियर्स पेनिलेस ने कहाँ ढूंढा है अपना सहारा? डेविल के पास। अब डेविल वैसे तो ये स्पेलिंग है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में आप थोड़ा, ओल्ड इंग्लिश तो नहीं पर जो पुरानी वाली इंग्लिश होती है उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग्स आगे पीछे हल्की सी रहती हैं। आज की जो स्पेलिंग्स है उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको लग जाता है पता कि ये क्या बोल रहे हैं। तो डेविल की बात हो रही है, राइट। तो पियर्स पेनिलेस, हिज सप्लिकेशन टू द डेविल, किस बारे में? इसीलिए मैं बोलती हूँ टाइटल सब टाइटल करो ना, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है वर्क के बारे में, अगर आपने नहीं भी पढ़ना, क्योंकि सारे वर्क्स तो यार पढ़ना पॉसिबल भी नहीं होता। ठीक है, तो देखो किस बारे में सप्लिकेशन है डेविल को? डिस्क्राइबिंग द ओवर स्प्रेडिंग ऑफ वाइस एंड सप्रेशन ऑफ वर्च्यू। वाइस को ओवर स्प्रेड कर रहा है। वाइस क्या? जो बैड क्वालिटीज़ है, और वर्च्यूज़ क्या? जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं। तो वो बता रहा है कि दुनिया में वाइस कैसे स्प्रेड करी जा रही है, और जो वर्च्यू है वो सप्रेस किया जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसको सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, दैट इज़ पियर्स पेनिलेस फॉर यू। ठीक है, ये वर्क याद रखना। समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट इनका अगला वर्क है। अब जो इसमें समर्स है ना, मैं टाइटल में बहुत बार आपको बोलती हूँ कि टाइटल आपको समझ में आना चाहिए, चाहे स्टोरी पता हो ना हो, टाइटल ज़रूर समझ में आना चाहिए अगर आपने याद किया हुआ है। अब देखो समर, वैसे तो समर क्या होता है? गर्मी, है ना। और इसमें भी वही वाला समर है वैसे तो, कि जो समर है वो डेथ बेड पे है, और वो अपनी विल, उनकी एक विल है। ठीक है, और वो ऐसा है कि किसको आगे उन्होंने अपना कार्यभार संभालना है। तो वो काफ़ी सारा है कि ओरायन को दें या क्रिसमस को दें या ऑटम को दें, तो अल्टीमेटली वो ऑटम को देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली जो टेक ओवर करता है काम, वो कौन करता है? ऑटम करता है। ठीक है, ये याद रखना कि विल में कौन टेक ओवर करता है? ऑटम। और ये थोड़ी सी मतलब अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो लॉजिकली भी बात है, समर के बाद ऑटम ही आता है सीजन्स में, है ना। तो इसीलिए समर के बाद ऑटम है। दूसरा ये है कि अ, उनकी विल है और टेस्टामेंट है। अब क्या है ना कि विल और टेस्टामेंट, मैं खुद सोचती थी कि एक ही जैसी चीज़ होती है, सिनोनिमस है। पर वो कहते हैं ना कि सिनोनिम्स में भी हल्का हल्का डिफरेंस रहता है। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि जो विल है, इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। टेस्टामेंट इज़ अ काइंड ऑफ विल। टेस्टामेंट विल का ही एक प्रकार है, लेकिन टेस्टामेंट यूजुअली पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। ठीक है, विल में और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन टेस्टामेंट में पर्सनल प्रॉपर्टी। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि समर के बाद किसकी टर्न आएगी, कौन उनका उनकी जगह लेगा। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा ये है इसमें कि इस वर्क में विल समर्स हैं। अब जो विल समर्स हैं,
ये इस वर्क में अकेले नॉन पर्सोनिफिकेशन कैरेक्टर है, नॉन पर्सोनिफिकेशन वाले कैरेक्टर। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। अब आप मुझे बोलोगे कि पैथेटिक फैलेसी क्या होता है फिर, है ना? ये थोड़ा सा ना, वैसे तो मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ टॉपिक से, पर बता देती हूँ। पर्सोनिफिकेशन होता है जैसे आपने समर को इंसान बना दिया, ठीक है? पूरा जो एक चीज़ नॉन लिविंग है उसको आपने इंसान बना दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। पैथेटिक फैलेसी में आप उसे ना इंसान वाले कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, इंसान नहीं बना देते। अगर मैं बोलूँ कि बादल रो रहे हैं, मतलब बादल से बारिश हो रही है ना? बादल रो रहे हैं। अब बादल रो थोड़ी रहे, पर रोता कौन है? इंसान रोता है। तो मैंने उसको लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, वो पैथेटिक फैलेसी होता है, ठीक है? पर्सोनिफिकेशन, अगर मैं बोलती कि बादल इंसान ही है, बादल को मैं एज एन इंसान ट्रीट कर रही हूँ, बादल दूसरे बादल से बात कर रहा है, राइट, वो हो जाता क्या? पर्सोनिफिकेशन। लेकिन अगर बादल रो रहा है तो उसको मैंने सिर्फ एक पैथेटिक फैलेसी वाला कॉन्सेप्ट उस पर लगा दिया, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ एक नॉन पर्सोनिफाइड कैरेक्टर है, वो है विल समर्स, जो कि एक इंसान था। ही वॉज द जेस्टर ऑफ किंग हेनरी एट। जेस्टर क्या होता है? वो जो प्रोफेशनल फूल होता है ना? शेक्सपियर के प्लेस में मैंने आपको जब शेक्सपियर कराया तो काफ़ी सारे वर्क्स में उनके फूल है जो कि इंपॉर्टेंट है ना? अच्छा, अभी जल्दी से रिवाइज करते हैं। मुझे बताओ कि फेस्टे जो फूल है वो कौन से वर्क में है, और मुझे कमेंट में बताना। और जो लोग मेरे से रेगुलरली बातचीत में हैं या कभी कभी बात करते हैं वो तो ज़रूर बताना प्लीज़। मुझे पता भी तो लगे ना कि आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है? तो फेस्टे जो है वो कौन से वर्क में है? तो यहाँ पे विल समर्स जो है वो है जेस्टर ऑफ किंग हेनरी एट, जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर रहे हैं। किंग हेनरी एट कौन थे? बहुत फेमस थे, जिन्होंने ब्रेक अवे किया था फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंटिज्म की फाउंडेशन ले की थी, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको फिर से शादी करनी थी और चर्च अलाउ नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनको एक मेल चाइल्ड चाहिए था, एक मेल एयर चाहिए था, ठीक है? तो विल समर्स का घोस्ट है इस वर्क में, ठीक है? ये याद रखना। तो ये हो गया आपका समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। आई होप आई एम क्लियर अगेन। वैसे आप मुझसे बात तो कर नहीं सकते, कमेंट्स का ही एक ज़रिया है, वो भी बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, पर चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। एनीवे, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ थॉमस नैश। आप सब कुछ भूल जाना पर ये मत भूलना, मतलब मजाक कर रही हूँ, पर मतलब ये तो ज़रूर याद रखना, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। इस पे सवाल आया था नेट में कि जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है वो कौन नरेट करता है, ठीक है? तो वो नरेट करते हैं जैक विल्टन, जो कि क्या है? एक इंग्लिश पेज है। पेज क्या होता है? एक अटेंडेंट, एक सर्वेंट, एक तरीके से इंग्लिश पेज। कौन? जैक विल्टन। किस वर्क में? द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। किसने लिखा है? थॉमस नैश ने, ठीक है? तो जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है उसमें नरेशन किसकी है? जैक विल्टन की। ये भी याद रखना। एक बार ये सवाल था, दूसरी बार एक बार ऐसा भी सवाल था कि हु हैज़ रिटन द वर्क द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ठीक है? तो ये ज़रूर ज़रूर याद रखना, पूछा जा चुका है। ये एक पीकारेस्क नॉवल है। हाँ, तो ये एक पीकारेस्क नॉवल है। पीकारेस्क जो है ना, जो ये वर्ड है, ये जो वर्ड है ये पिकारो वर्ड से लिया गया है। और पिकारो का मतलब स्पेनिश में, किस लैंग्वेज में? स्पेनिश में होता है रोग। रोग होता है एक ऐसा इंसान जो झूठ बोलता है, ठीक है? तो वहाँ से इस वर्ड को डिराइव किया गया है, पीकारेस्क। रोग कौन? जो झूठ बोलता है ना? तो मतलब उसकी जो सारी क्वालिटीज़ है वो एक आइडियल हीरो की नहीं है, वो एक रोग है, एक झूठा इंसान है। स्पेनिश का ये वर्ड है। और जो अर्लीस्ट एक वर्क को हम बोलते हैं कि ये है अर्लीस्ट पीकारेस्क वर्क, वो भी एक स्पेनिश ही वर्क है, ठीक है? तो ये याद करना थोड़ा सा आसान है कि ठीक है, आपने पिकारो वर्ड भी स्पेनिश से लिया है। जो पहला पिकारेस्क वर्क को आप ट्रेस करते हो वो भी एक स्पेनिश वर्क है ना? और एक बहुत फेमस वर्क है जो एक पिकारेस्क नॉवल है, उसका नाम मैं आपको बताती हूँ, आपको पता भी होगा, डॉन कुहोटे। और ये जो ऑथर हैं इसके, माइगल डी सर्वेंट्स, वो भी क्या है? स्पेनिश,
ठीक है, तो ये याद करना आसान हो गया कि वर्ड भी स्पेनिश है, ठीक है। जो पहला अर्लीस्ट वर्क था वो भी स्पेनिश था, अर्लीस्ट वर्क ऑफ पिकारेस्क जॉनरा, और जो एक बहुत फेमस वन है वर्क है डॉन क्विहोटे, वो भी स्पेनिश है, ये भी एक पिकारेस्क नॉवल है, ठीक है। चलो, पिकारेस्क को मैंने आपको ट्रेस तो करा दिया कि कहाँ से निकला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिकारेस्क का, अब जैसे जो वर्ड जहाँ से डिराइव होता है वो वहीं तक लिमिटेड नहीं हो जाता ना, उसका मीनिंग फर्दर भी डेवलप होता है। पिकारेस्क नॉवल में एक तो रोग होगा, जो हीरो होगा डिसऑनेस्ट पर्सन होगा, प्लस वो बहुत ट्रैवल करता है यहाँ से वहाँ से वहाँ, फिर इवेंचुअली वो सीखता भी है, ठीक है। उसकी लाइफ में चीज़ें होती हैं, वो ट्रैवल करता है और अल्टीमेटली वो थोड़ा सीखता भी है, तो उसे कहते हैं पिकारेस्क। और इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल मैं आपको दूं, शायद आपने पढ़ा होगा, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर या फिर द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, मार्क ट्वेन, है ना। मार्क ट्वेन ने लिखा है, मार्क ट्वेन इज एन अमेरिकन राइटर, राइट, अमेरिकन राइटर है, उनका पिकारेस्क नॉवल काफ़ी फेमस है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको थोड़ी सी स्टोरी पता होगी उनकी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि पिकारेस्क नॉवल क्या होता है। बाकी जैसे धीरे धीरे आप नॉवल वाली उसमें पहुंचेंगे, जब आपका ये आएंगे, जब डेनियल डीफो वगैरह पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा। उनका भी जो वर्क है मॉल फ्लैंडर्स, उसको भी पिकारेस्क बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है पिकारेस्क नॉवल। अगली चीज़ जो आप याद रखोगे कि बैकड्रॉप क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हेनरी एट का रूल है। अब देखो हेनरी एट 2 बार आ गए, यहाँ देखो, यहाँ पे भी विल समर्स जो है इस वर्क में जो कैरेक्टर है वो भी हेनरी एट के जेस्टर हैं, राइट। और अब आप यहाँ आ जाओ तो ये भी हेनरी एट का रूल है बैकड्रॉप में, ठीक है। हेनरी एट का रूल जब बैकड्रॉप में चल रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था, एज ऑफ रिवाइवल, है ना, उसमें जो राइटर्स थे उस टाइम पे हेनरी एट बैकग्राउंड में थे, ठीक है। मैंने आपको हेनरी हॉवर्ड पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं एज ऑफ रिवाइवल में, ठीक है। इरास्मस भी पढ़ाए हैं, थॉमस मोर भी पढ़ाए हैं। तो ये याद करना आसान हो गया कि ये तीनों जो राइटर्स हैं ये फिगर करेंगे इस वर्क में, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। हेनरी होवर्ड भी हैं, इरास्मस भी हैं, थॉमस मोर भी हैं। और थॉमस मोर का बहुत फेमस वर्क क्या था, यूटोपिया, बताया था कि नहीं बताया था, 1516 में लिखा था, 1551 में ट्रांसलेट किया था रैल्फ रॉबिन्सन ने इंग्लिश में, ठीक है। अम, तो ये इन प्रेज ऑफ फॉली था इरास्मस का, ये भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूँ कि ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, इसमें इरास्मस अपनी वर्क पे काम कर रहे हैं इन प्रेज ऑफ फॉली, और थॉमस मोर यूटोपिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये वर्क है, इसमें आप देखोगे ये दोनों फिगर करेंगे तीनों, तो उसमें इरास्मस अपने काम पे, अपने वर्क पे काम कर रहे हैं और थॉमस मोर भी अपने वर्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो याद करना थोड़ा आसान हो गया। एज ऑफ रिवाइवल के राइटर्स हैं, हेनरी एट का ही रूल था तब भी, तो ऑब्वियसली अगर द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर में बैकड्रॉप हेनरी एट के रूल का है तो देयर इज अ चांस कि ये तीनों वहाँ पे होंगे, है कि नहीं है, समझ में आया। चलो, हेनरी हॉवर्ड जो है वो थोड़ा सा याद कराऊँ आपको इनका भी, इन्होंने एनियड को ट्रांसलेट किया था ब्लैंक वर्स में, एंड वो अर्लीस्ट नोन यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले बता चुकी हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। चलो, तो हो गया आपके थॉमस नैश के वर्क्स, पियर्स पेनिलेस हिज सप्लिकेशन टू द डेविल, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ठीक है। ये हो गए आपके थॉमस नैश। और इसके बाद अब करते हैं जैकोबियन शुरू। लेट्स सी, कमेंट्स में मुझे बताना, जब देख लोगे ना लेक्चर प्लीज़ लिखना कमेंट्स में। मुझे भी थोड़ा लगता है कि मैं इंसानों से बात कर रही हूँ, नहीं तो मुझे लगता है मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ या पता नहीं किसको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मतलब थैंक यू, अगर आप करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो एनीवे, बाय बाय, टेक केयर, और अगले लेक्चर में मिलते हैं।